तक नैतिक गुण नहीं होंगे तब वो कार्यों का संपादन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। और इसके लिए ही मुझे लगता है कि एस्से को इंट्रोड्यूस किया गया। काफ़ी ये बेसिक चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं लिख ही लूँगा, ये अप्रोच बिल्कुल ये गलत है। आपको इस अप्रोच के साथ नहीं काम करना है, आपको सीखना है कि कैसे इससे लिखा जाता है। अतुल प्रसाद सर ने कहा था। बिल्कुल, अतुल प्रसाद सर ने कहा था कि एस्से इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ जी। सर वो एनेक्डोट्स जो आप बता रहे हैं वो मतलब रियल होना चाहिए या फिर अब रियल भी हो सकता है या फिर एक हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर रियल तो ज़्यादा तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर इतने इंटरव्यू करने के बाद में मैं एस्से के स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो सिर्फ 4 वो लोग टॉपिक बताते हैं कि 4 टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। वो है वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, एडुकेशन और एक कोई और है, देखिए वो साइंस। हाँ साइंस है। ओके। बस इतना ही है लिमिट, मतलब ऐसे का कि ऐसे जो है बीपीएससी का यूपीएससी से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि 3 ऐसे इसमें लिखने हैं। तो सर इस पे कैसे स्टैंड पड़ेगा? अगर वो ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो थोड़ा टाइम अपने जीएस में टाइम डेडिकेट, तब ऐसे ठीक है, तब ऐसे पढ़ा है। क्योंकि जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि ऑल्दो ये एक्सटेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कहाँ से, जीएस के क्वेश्चन जी है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ब्रेन स्ट्रोम करना है, सोचना है, उसके डायमेंशंस ब्रेक करने हैं। अब सभी एस्पिरेंट के पास यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए पहला, और उसको देखते रहिए, उससे थीम डेवलप की। या 2 तरीके के एस्पिरेंट्स हैं, एक को लगता है कि मैं लिख लूँगा, ठीक है, कुछ भी लिख के, और वो कैसा लिखूँगा वो पता नहीं लेकिन लिख लूँगा। लेकिन जिन्होंने इसको बड़ा बारीकी से देखा है उनके अंदर डर है। तो इसके लिए मैं 3 बातें बोलना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे साथ चंदन प्रिय सर हैं। सर को किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर के साथ हम इसलिए बैठे हुए हैं कि जो बीपीएससी में ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ है तो उस पर हम डीप डिस्कशन चाहते हैं। अब वैसे लोग उसी डिस्कशन चाहते थे कि जो इस फील्ड में महारथी हो और मेंटरिंग का काम करता हो, बेसिकली जो एस्पिरेंट से हमेशा जुड़ा हुआ हो। तो चूँकि मैं तो इतना इंटरव्यू किया हूँ सिलेक्टेड लोगों का, तो सेल्फ अपना स्टडी बताते हैं, सेल्फ जो स्ट्रेटेजी होता है वो बताते हैं। लेकिन चूँकि सर बहुत स्टूडेंट से एस्पिरेंट से रूबरू होते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, किस टाइप के एस्पिरेंट है, तो हम बहुत ही डिटेल में आप डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अब जो बीपीएससी में ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ उसको किस तरीके से आप लोग उसको टैकल करना है, कैसे ऐसे लिखना है, मैंने जो भी ऐसे की बारीकियाँ होती है उस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर मैं सबसे पहले सर सवाल आपका ऐसे ही करना चाहूँगा कि सर आपका सर ओपनिंग रिमार्क सर क्या है, मतलब जो 68 से बीपीएससी ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया तो उसको आप कैसे देखते हैं, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, जब एक सिविल सर्वेंट की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं जी, तो किसी भी सिविल सर्वेंट के पास 2 प्रकार के गुण होने चाहिए। पहला जो गुण होता है कि उसके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो दिखता है कहाँ पे, जीएस के क्वेश्चन से। वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, वे फॉरवर्ड पूछा जाता है कि आगे की राह क्या होगी, निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा, इन सभी बातों की चर्चा की जाती है। एक दूसरा जो एक गुणवत्ता होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट के पास, एक सिविल सेवक के पास, वो ये है कि उसके पास कुछ इथिकल वैल्यूज़ होने चाहिए, मोरल वैल्यूज़ होने चाहिए। क्योंकि जब वो काम करेगा तो काम करने के वक्त उसके पास जब तक नैतिक गुण नहीं होंगे तब वो कार्यों का संपादन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। और इसके लिए ही मुझे लगता है कि एस्से को इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको ही पता है कि यूपीएससी के अंदर भी है, यूपीपीसीएस के अंदर भी है, तो डेफिनेटली ये एक क्रांतिकारी कदम है। और इससे बच्चों के जो इथिकल बिहेवियर हैं वो निकल कर आएंगे, और जब इथिकल बिहेवियर निकल कर आएंगे, सोशल बिहेवियर निकल कर आएंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छे सिविल सर्वेंट को अपने राज्य को मिल पाएगा और हमारा राज्य जो है प्रगति की राह पे अग्रसर। जी सर, आपने सर जैसे कहा कि यूपीएससी में यूपीपीसीएस में ऑलरेडी ऐसे है, बीपीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ सर 68 से, लेकिन इस तरह यहाँ समस्या बीपीएससी वालों के साथ एक है जो मैं आपको बता दूं, आपको आप भी सर इसे रूबरू होंगे। अब सबसे बड़ी समस्या है कि वो खुद को कंपेरिजन करते हैं किसके साथ, यूपीएससी वाले स्टूडेंट के साथ। वो बोलते हैं कि वो लोग ऐसे आज से बहुत समय पहले से पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, फिर पटना में कहीं पे भी रह के तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में ये भावना होती है कि वो ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, है ना। तो सर इसको कैसे आप बताना चाहोगे? अगर ऐसा होता कि जो पहले से तैयारी कर रहा है वही सक्सेसफुल होता तो नए एस्पिरेंट तो आते ही नहीं इस फील्ड में। जी, नए अभ्यर्थी इस फील्ड में आते ही क्यों हैं?
अगर ऐसी बात ही नहीं होती, आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन किसका होता है, जो 1 टाइम 2 टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है। अगर ऐसा होता तो जो पुराने एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हीं का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से, ज़्यादा नहीं 3 से 4 महीने इससे को डेडिकेट करेंगे, अपनी रेगुलर स्टडीज़ के साथ भी अगर 4-5 महीने इससे को डेडिकेट करेंगे, इससे के ऊपर अपना टाइम देंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बेहतर ऐसे लिख सकते हैं। इससे को बस ये नहीं समझना है कि काफ़ी ये बेसिक चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं लिख ही लूँगा। ये अप्रोच बिल्कुल ये गलत है। आपको इस अप्रोच के साथ नहीं काम करना है, आपको सीखना है कि कैसे इससे लिखा जाता है, कोट्स को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पे एनेक्डोट्स को लिखेंगे, कैसे उसका डायमेंशंस ब्रेक करेंगे, कैसे थीम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे कंक्लूजन लिखेंगे, एग्जाम्पल्स का सेट कैसे होगा। तो आपको इसके लिखने की विधि को सीखना है, न कि इसके ऊपर फोकस करना है कि पहले से वो लिखते आ रहे हैं। आप भी अगर 3-4 महीने मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी बेहतर ऐसे लिख सकते हैं। ओके सर, जैसे आपने कहा कि 3-4 महीने आप डेडिकेट इसको देंगे करेंगे तो इससे आप बेहतरीन लिख सकते हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू किया, बहुत लोगों ने बताया कि जो जीएस में अच्छा होगा वो ऐसे अच्छा लिखेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये तथ्य सही है या फिर ये कहीं ना कहीं? हाँ, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब जीएस को ऐसे को इंट्रोड्यूस किया गया था उसी समय कहा गया था ये जीएस का एक्सटेंशन नहीं है। अतुल प्रसाद सर ने कहा था। बिल्कुल, अतुल प्रसाद सर ने कहा था कि एस्से इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ जीएस, क्योंकि जीएस का जो तरीका है वो लिखने का अलग होता है, जीएस का जो मोटिव होता है वो अलग होता है, और एस्से का जो मोटिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जीएस के रिस्पेक्ट में। तो ये आप जीएस से एस्से के अंदर डेफिनेटली कंटेंट आपको मिलेगा, डेफिनेटली एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जो इसका लिखने का तरीका है वो तरीका क्या है अलग है। तो अगर आप सेम अप्रोच के साथ लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स कम आएंगे। तो आपको अप्रोच चेंज करना है, यहाँ पर आपको इथिकल बिहेवियर को शो करना है, यहाँ पर आपको अपने आंसर्स के अंदर जो सिविल सर्वेंट के जो डिफरेंट गुण होते हैं, जो उनके पास इम्पैथी है, जो उनके पास सहानुभूति है, इन सभी गुणों को दर्शाना होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको दर्शाना होता है। तो सिविल सर्वेंट के जितने भी गुण हैं उन जब गुणों को आप दर्शाएंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स जो होंगे वो बेहतर आएंगे। तो ये बिल्कुल जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, ये एक अलग अप्रोच के साथ। हाँ, एग्जाम्पल्स डेफिनेटली आपको कहाँ से आएंगे, वो जीएस से ही आएंगे। तो जितना ज़्यादा आप पेपर पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स की पॉसिबिलिटी होगी। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि कोट्स और एनेक्डोट से जो स्टार्ट करना होता है, और आपने बताया कि उसको कैसे लिखना है वो तरीका होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक आर्ट होना चाहिए। तो वो सर थोड़ा ब्रीफ आप बताएं तो स्टूडेंट उस चीज़ को समझे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के पहले आपको क्या करना होता है, उसका एक थीम डिसाइड करना होता है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, सबसे पहले इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसेंस ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का भाव है उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। एक क्वेश्चन था कि आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। अब ये क्वेश्चन के अंदर नदी आपके उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एसेंस है वो क्या है कि अगर एक बार अपॉर्चुनिटी चला गया, एक बार अवसर चला गया तो वो दोबारा आता नहीं है। राइट, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का थीम क्या है। इस क्वेश्चन का थीम है क्या, अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली किसी क्वेश्चन का थीम रिलीजन हो सकता है, किसी क्वेश्चन का थीम हो सकता है सहानुभूति, करुणा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस थीम को पकड़ना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का थीम क्या है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे कि एक ही नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते, तो प्रश्न उठता है कि आप एक ही नदी में दोबारा क्यों नहीं उतर सकते, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब इन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, सोशल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में, इन सारे एस्पेक्ट में आप उसको क्या करें, इम्प्लाई करें। उसके बाद इसके काउंटर व्यू को डेवलप करें कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी दोबारा आती है, आपको उस समय तक वेट करना पड़ता है, तो इसका एक काउंटर व्यू भी आपको डेवलप करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि आपने वेट नहीं किया अपॉर्चुनिटी, और आप जब तक आपने वेट नहीं किया उस समय अपॉर्चुनिटी आपके पास आई,
उस वक्त अपॉर्चुनिटी आई और आप उस समय वेट नहीं कर पाए, तो आपको एक काउंटर व्यू भी डेवलप करना होगा। उसके बाद इन सभी के एग्जाम्पल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, और जब एग्जाम्पल्स करेंगे फिर उसके बाद उस पूरे क्वेश्चन को एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ आप उसको कंक्लूड करेंगे, एक विजन के साथ कंक्लूड करेंगे कि हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए, जो हर्डल्स आते हैं उन हर्डल्स को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप थीम डिसाइड करें, उसके बाद एक एनेक्डोट्स के साथ अपने आंसर्स को स्टार्ट करें, एक कहानी के साथ आंसर को स्टार्ट करें। उसके बाद आप चाहे तो कोट्स लिख सकते हैं, और सबसे पहले सर वो एनेक्डोट्स जो आप बता रहे हैं वो मतलब वो रियल होना चाहिए या फिर आप रियल भी हो सकता है या फिर एक हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर रियल तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। उसके बाद आप क्या करें, जो सबसे मेन थीम है उस थीम को डिफाइन करें। जैसे करेज से, साहस से रिलेटेड कोई थीम आए तो उसको डिफाइन करें। जैसे मान लीजिए धर्म से रिलेटेड कोई थीम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि धर्म क्या है ना, इसके डिफरेंट डेफिनेशंस, जैसे इमाल दरखीम ने इसका क्या डेफिनेशन दिया है उसके बारे में बताएं। उसके बाद जब धर्म के बारे में बताया तो अब क्वेश्चन के डिमांड को हिट करने का कोशिश करें। जैसे मान लो कि एक बार क्वेश्चन पूछा कि आप जो रिलीजन है उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, तो अब क्वेश्चन आप बनाएंगे इससे रिलेटेड कि धर्म का दुरुपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि धर्म, इसका एक काउंटर व्यू क्या होगा कि कभी कभी अगर माइंड वॉश करके या पॉलिटिकल एसेंस में देखें तो धर्म का क्या होता है, दुरुपयोग भी किया जाता है। तो अच्छे जो धर्म है उसको इनकलकेट कैसे करें, कैसे धर्म के वास्तविक चीज़ों को लोगों को बताएं। तो एक पूरे हॉलिस्टिक डायमेंशन में जब आप किसी आंसर्स कोर्स लिखते हैं, और मैं ज़्यादातर कॉपी देखता हूँ स्टूडेंट्स की, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिक एक कोई चीज़ को पकड़ लिया और उसको डिफाइन करते रहते हैं, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम था 68 का पेपर, मार्क्स मिल गया है फर्स्ट टाइम में मार्क्स मिलता है। आपको ही पता होगा यूपीएससी में जब स्ट्रिक्ट मार्किंग होगा सर, हाँ बिल्कुल, आगे जाकर स्ट्रिक्ट मार्किंग ही होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मार्क्स मिले हैं, लेकिन आगे स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी। जब तक आप उसके व्यू को, जब तक आप उसके डायमेंशन को, जब तक आप उसके थीम को डिफाइन नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं जाएंगे। सर इतने इंटरव्यू करने के बाद में मैं ऐसे के स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो सिर्फ 4 वो लोग टॉपिक बताते हैं कि 4 टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। वो है वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, एडुकेशन और एक कोई और है, देखिए वो साइंस। हाँ साइंस है। ओके, बस इतना ही है लिमिट, मतलब ऐसे क्या, क्योंकि मतलब आप कैसे देखते हैं इसको, कितना हो सकता है दायरा इसका? इससे का दायरा जो है ना, ये तो बहुत बड़ा दायरा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इससे के अंदर मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि एक सिविल सर्वेंट के इथिकल बिहेवियर को चेक करना इससे का मेन मोटिव होता है। तो विमेन एम्पावरमेंट भी है, तो विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ लिख देना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, उसके अंदर भी इथिकल एंगल को आपको यूज करना है। आपको उनके साथ सहानुभूति, उनके साथ करुणा, ये एंगल्स को यूज करना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये 4 टॉपिक्स तो है ही नहीं, मेन जो टॉपिक है वो है इथिकल एंड फिलोसॉफिकल टॉपिक। इथिक्स आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपके पास जब प्रॉब्लम आएगा उस समय आप कैसे इथिकल बिहेवियर को शो करते हैं, जब कब आप अपने एटीट्यूड को शो करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को। जब आपके पास एक साथ ही क्या हुआ कि आपके ज़िले में दंगा हो गया, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका एटीट्यूड दिखेगा। और उसके साथ साथ आप प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ आपको इथिकल नेचर भी दिखाना है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक मूवी आई थी बाहुबली, सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो उस समय जब युद्ध लड़ना होता है तो 2 भाई होते हैं। ठीक है, तो एक भाई क्या होता है, जब युद्ध लड़ने जाता है तो सामने में जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं वो सामने में क्या करते हैं कि जनता को आगे लगा देते हैं, और पहला भाई जो होता है वो जो जनता होती है उसको मारते हुए आगे जाता है, और दूसरा भाई क्या करता है कि जनता को बचाते हुए तब आगे जाता है। और सिलेक्शन जो होता है वो किसका होता है, जब जिसने क्या दिखाया, करुणा दिखाया, जो दूसरे के दुख को, जो दूसरे के दर्द को समझता है और उसको कम करने का प्रयास करता है। दिस इज इथिकल बिहेवियर। ओके, आप ही के एक इंस्टीट्यूट से हैं विश्वजीत, उनका रैंक 19 है, उनकी वीडियो एक दिन में आप लोग आ भी जाएगी, वो देखेंगे आप लोग। उनका मैं इंटरव्यू किया तो वो बता रहे थे कि ऐसे जो है बीपीएससी का यूपीएससी से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि 3 ऐसे इसमें लिखने हैं। तो सर इस पे कैसे एस्पिरेंट पकड़ बनाए? देखिए
प्रैक्टिस सिंपल सा चीज़ है। इस पूरे चीज़ को मैं एक ही वर्ड से डिफाइन करूंगा, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रैक्टिस। आप जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप जितना कम समय लें, है ना, क्वेश्चन के ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप जितना कम समय में ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, आपका जल्दी से जल्दी आप आंसर्स को लिख पाएंगे। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे डेफिनेटली, तो आप कम से कम टाइम में भी एस्से को लिख सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक स्पेसिफिक आता है बिहार स्पेशल से रिलेटेड, तो वहाँ पर अगर आप लैंग्वेज पकड़ ली और अगेन आपने इथिकल चीज़ों को वहाँ पर भी यूज़ किया, क्योंकि बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो भी आप देखेंगे ना, शुरुआती तौर पर तो वो लगता है काफ़ी सतही है। ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है, थर्ड मूस मोटेहन तो लोढ़ा हो। ये शुरुआत में देखने में तो लगता है काफी सतही है, लेकिन जब आप उसको सोचते हैं, मन चंगा मतलब अगेन किस चीज़ की बात करता है, मन चंगा अगेन किस चीज़ की बात करता है, ये अगेन कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड है। रिलीजन मतलब क्या, धारण करने योग्य कर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है, आप अगर सही चीज़ों को सोचते हैं, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर अच्छे हैं, तो आपको कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में ही सब कुछ है, ईश्वर आपके पास में ही विराजमान है, ईश्वर आपके पास ही स्थित है। तो ये अगेन शुरुआत तौर पे तो वो सतही लगता है शुरुआती तौर पे, लेकिन उसके काफ़ी गूढ़ मायने होते हैं। ओके, है ना। तो वो जो गूढ़ मायने है, उस गूढ़ मायने को अगेन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास इथिक्स का नॉलेज होगा, आपके पास फिलॉसफी का नॉलेज होगा। तो अगेन मैं फिर से बोलूँगा कि आपको जिन भी लोगों ने कहा, डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और टॉपर्स ने कहा, निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि डायमेंशंस तो यही होते हैं, लेकिन उन डायमेंशंस में भी आपको कहाँ पे यूज़ करना होता है, उन डायमेंशंस में भी आपको इथिक्स को यूज़ करना होता है। तो ये अगर स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इथिकल एटीट्यूड को, इथिकल नॉलेज को बढ़ाएं, डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल। ओके सर, जो नए एस्पिरेंट है, बिल्कुल नए हैं, मतलब आ रहे हैं बीपीएससी की प्रिपरेशन करना है, अब तो सर एसए के लिए उनको अलग से मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो वो 4-5 वर्ड सर है, उसको सर समझना है कि आखिर क्या डिमांड कर रहा है ये टॉपिक, उसको सब कैसे डिकोड कर सकता है, कैसे समझ सकता है कि इस टॉपिक का डिमांड क्या है। जैसे कोई भी सर टॉपिक को एग्जांपल के तौर पे आप समझाएं तो। जैसे सबसे पहली बात तो है कि मैं आपको आपके प्रश्न का पूरा जवाब देता हूँ कि मैं सबसे पहले एस्पिरेंट को बोलूँगा कि अगर वो ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो थोड़ा टाइम अपने जीएस में टाइम डेडिकेट तब एसए ठीक है, तब एसए पर आए, क्योंकि जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि ऑल्दो ये एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कहाँ से, जीएस के क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको जीएस के स्टडी से मिलेंगे, तो थोड़ा टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आप जीएस पे दें, कम से कम 6 महीने जीएस पे दें, और फिर तब इससे के क्वेश्चंस को देखिए। मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और बीपीएससी के 2 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सबको एक बार पढ़ें, आंसर्स नहीं लिखने, क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। कम से कम 3-4 दिन तो क्वेश्चंस के ऊपर दें। ठीक है, आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन था रिसेंटली, अभी मैं आज ही देख रहा था कि अब जो साहस जो होता है ना, वो सबके पास इस तरीके का साहस नहीं, तो गलतियों को मानने का साहस सबके पास नहीं होता। सबके पास नहीं होता, बिल्कुल। तो गलतियों को मानने का साहस सफलता की कुंजी है, और कुछ बेहतर करने की चेष्टा, हर दिन कुछ बेहतर करने की चेष्टा, वो सफलता की कुंजी है। तो अगेन यहाँ पर साहस है, लेकिन साहस का डायमेंशन कैसा है, ये नैतिक साहस की बात करता है। हो सकता है कि आपके पास मस्कुलर साहस हो, लेकिन नैतिक साहस सबके पास नहीं होता है कि हाँ मैंने ये गलती किया और मैं 10 लोगों के सामने जाकर बोलूँ कि हाँ मैंने ये गलती किया है। इस चीज़ की साहस जो होता है, इस चीज़ का साहस सबके पास नहीं होता है। अगर आपके पास ये एटीट्यूड है, आपके पास ये इथिकल बिहेवियर है कि आप गलतियों को स्वीकारते हैं, गलतियों को स्वीकारने का साहस आपके पास है, और दूसरा बात क्या था उसमें लिखा हुआ कि प्रत्येक दिन कुछ बेहतर करने की चेष्टा। जैसे हो सकता है आप 0 से स्टार्ट करें, लेकिन हर अगला दिन पिछले दिन से क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। हो सकता है कि उससे आपको सफलता नहीं मिले, लेकिन वो जो आपके अप्रोच में चेंजिंग आएगा, जो आपके कार्य करने की शैली में चेंजिंग आएगी, वो निश्चित रूप से आपको कहाँ की तरफ लेकर जाएगा, सफलता की तरफ अग्रसर करेगा। तो यही सफलता की कुंजी है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म करना है, सोचना है, उसके डायमेंशंस ब्रेक करने हैं, एंड डेफिनेटली मैं सभी स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग
एस्से के इम्पोर्टेंस को समझे, एस्से के महत्व को समझे। और एस्से इज़ नॉट ओनली कि जो लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ लिख देना एस्से नहीं है। एस्से से बहुत चीज़ें आपकी चेक की जाती है, थोड़ा टाइम दे उस पर। और यही अभी समय है, जिनको 70th बीपीएससी टारगेट करना है उनके लिए यही समय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी मेंस पे दें, अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय एस्से पे दें, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होता है कम है। उस टाइम में आप इस तरीके के बिहेवियर को आप नहीं इनकलकेट कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, कम टाइम, क्योंकि उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये टाइम है, आप सभी लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। सबसे पहला काम, आप सभी एस्पिरेंट के पास यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, पहला काम। और उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, उससे थीम डेवलप कीजिए। डेफिनेटली आपको इससे की समझ विकसित हो। ओके सर, आप एस्से का स्पेशल बैच भी चला रहे हैं अभी, उसमें जो एस्पिरेंट आ रहे हैं उसका आप बहुत ही नज़दीक से एनालाइज कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। कैसे एस्पिरेंट आ रहे हैं, मतलब कि किस टाइप के हैं? लग रहा है कि मतलब कि हाँ यूपीएससी टाइप की क्वालिटी वाले हैं, एस्से में जान है। जैसे कि आपने पहले बताया कि फर्स्ट बार था 68th, तो अच्छे मार्क्स मिल गए, बहुत लोगों के 175 180 भी मिले हैं। लेकिन अभी जो एस्पिरेंट हैं वो किस टाइप का, क्या वो किस तरीके का, वो देखिए, उनका प्रिपरेशन ऐसे को लेकर? एस्पिरेंट हमेशा ही अच्छे ही होते हैं, ठीक है। उनके अंदर गुणवत्ता को इनकलकेट करना वो मेंटोर्स का काम होता है। जी जी। और दूसरा मेंटोर्स का काम होता है कि उनको सही रास्ते बताना कि ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। एस्पिरेंट्स तो हमेशा ही अच्छे ही होते हैं, ठीक है। वो अगर सर मैं ऐसे जो लिख रहे हैं कॉपी वो चेक कर रहे होंगे आप, मैं डेफिनेटली कॉपी चेक कर रहा हूँ और अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स जो काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं, थोड़ा समय तो लगता है क्योंकि अभी तुरंत जीएस से शिफ्ट करना, अभी उसी पद्धति से कई बार स्टूडेंट्स लिख देते हैं, उसी तरीके से लिख देते हैं, जैसे वहाँ पर सब हेडिंग बना दिया, तो वो चीज़ें यहाँ पर आवश्यक नहीं होती है। तो वो फॉर्मेट चेंज करने, या फिर कई बार कनेक्टिंग लाइंस, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जाने में कनेक्टिंग लाइंस, वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो वो फॉर्मेट सीखना बहुत टाइम की चीज़ें नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कि आप कैसे चीज़ों को सोचते हैं। कई बार आपसे मैं बोलूँगा कि चरित्र के बारे में, ठीक है, सबको पता है चरित्र क्या होता है, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि लिखने के लिए तो आपको भी समझ में नहीं आएगा मैं क्या लिखूँ। सही में प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि करुणा, तो सबको पता है करुणा, लेकिन करुणा के बारे में लिखना क्या है, तो क्या करें, करुणा होता क्या है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। काइंडनेस होता क्या है, ये चीज़ें आपको आंसर्स में लिख कर लाना है। और सिर्फ आंसर्स के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए नहीं, एक हमारा राज्य विकसित राज्य बने उसके लिए अच्छे सिविल सर्वेंट की ज़रूरत है, क्योंकि योजनाओं का क्रियान्वयन इन्हीं लोगों के द्वारा होता है, ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाना। क्योंकि आपके पास करुणा होगी तभी आप समझ पाएंगे कि जो पिछड़े लोग हैं उनके दुखों को, उनके समस्याओं को समझ पाएंगे। तो ये बिल्कुल आवश्यक है, हमारे राज्य के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए भी आवश्यक है। ओके सर, डर है एस्पिरेंट के अंदर, ये सत्य है? और आप भी सर इसको, आप तो सर बहुत ज़्यादा जान रहे हैं कितना डर है, तो उस डर को सर ओवरकम कैसे करें एस्पिरेंट के अंदर जो बना हुआ है? क्योंकि 300 मार्क्स सर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत डिसाइडिंग है, रैंक को लेकर, सिलेक्शन को लेकर, बहुत सारी चीज़ों में सर मैटर करता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स के अंदर इस तरीके का है, पैनिकनेस है, मैं देखता हूँ। या दो तरीके के एस्पिरेंट्स हैं, एक को लगता है कि मैं लिख लूँगा, ठीक है, कुछ भी लिख के, और वो कैसा लिखूँगा वो पता नहीं, लेकिन लिख लूँगा। लेकिन जिन्होंने इसको बड़ा बारीकी से देखा है उनके अंदर डर है। तो इसके लिए मैं 3 बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप महात्मा गांधी के विभिन्न विचारों का अध्ययन करें। महात्मा गांधी हर जगह पे, उनके विचार, उनके कार्य हर जगह पे यूज होंगे, उनके एग्जाम्पल्स हर जगह पे यूज होंगे। दूसरी बात, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। प्रीवियस ईयर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ठीक है। लाइक कि आप देखेंगे पिछले बार एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 68 में कि पेड़ अपना फल खुद नहीं लगाता, वो खुद लगाता है, वो जंगल में बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। अब इसका मतलब समझिए, ठीक है, कि जो सशक्त व्यक्ति होता है, जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है, वो किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद से अपना इन्वायरमेंट खुद तैयार करता है। जैसे आपने अपना चैनल स्टार्ट किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला होगा। आपने आपके अंदर एक थॉट आया, आपके अंदर एक विचार आया
और विचार आया, आपको लगा कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए, लोगों को एस्पिरेंट्स तक सही जानकारी पहुंचानी चाहिए, और आपने क्या किया, अपना रास्ता खोजना शुरू किया। आपने जिस समय स्टार्ट किया होगा आपको नहीं पता होगा कि क्या होगा, क्या आगे होगा जी। लेकिन धीरे 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 आगे आप बढ़ते गए, कारोबार जुड़ता गया, और आप आज इस फील्ड में आप काफ़ी फेमस पर्सनालिटी। अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो माइंड है, उसको हमेशा ओपन रखना है, थॉट्स को हमेशा ओपन रखना है। जहाँ भी आपको एग्जांपल्स, हो सकता है आपके रियल लाइफ से भी आपको एग्जांपल्स मिले, उन एग्जांपल्स को ओपन रखना है, और अपने माइंड को हमेशा थिंकिंग मोड पे रखना है, ब्रेन स्ट्रॉम करना है। एंड डेफिनेटली जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपके इससे खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। इससे जो होता है वो एक ओपन इंडेड चीज़ होता है, ये क्लोज इंडेड चीज़ नहीं है कि हाँ इसी डायरेक्शन में लिखना है, एक ही डायमेंशन में लिखना है। आप जितने डायमेंशंस कवर करेंगे, जितने अपने इथिकल बिहेवियर को शो करेंगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स उतने बेहतर होंगे, और ये बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्रोसेस हम आपने निकाला। आपको सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में सारा चीज़ समझाया कि किस तरीके से आप लोग ऐसे को बेहतरीन कर सकते हैं। आप लोगों का जो फियर है, जो आप लोगों की क्वेरी है, सारा कंप्लीट हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच। तो सर कोई भी अगर एस्पिरेंट के पास किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर आप मुझे मौका दें तो डेफिनेटली अगर आप मौका दें तो मैं उसको भी सॉल्व करने का। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।